Now let's come to this part, class 12C, characteristics and structure of different types of crystals, crystalline solids or the crystals. ठीक है, so we have to study about it. We should understand that there are two types of solids which you have to cover in your course. That is the molecular solid, एक आपका molecular solid है, and the next is your ionic solid, right? Molecular and the ionic. Detail of it is not there, but still I will give you a small idea. देखो, molecular solids are those type of solids which is in which the particles are or the constituent particles are being held together by van der Waals फोर्सेस. ठीक है, तो अगर इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, वो दैट इज़ योर van der Waals फोर्स. ठीक है, ये याद रखना है. दिस फोर्सेज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, और थोड़ा वीकर फोर्सेज होती हैं जो वैलेंस बॉन्ड फोर्सेज होती हैं उनसे ये वीकर होती हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो इनके जो सॉलिड्स भी बनते हैं ना मॉलिकुलर सॉलिड्स में, वो सॉफ्ट होते हैं. थोड़ा इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो इसके करेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल कोवेलेंट कंपाउंड से. जैसे उसमें नहीं होता, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और इनका जो ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो चीज़ें आ जाती हैं. तो अगर मॉलिकुलर सॉलिड्स को जब भी आप रिलेट करो, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं बाय मीन्स ऑफ van der Waals फोर्सेस. और बाकी जो कोवेलेंट करेक्टर्स थे, कोवेलेंट कंपाउंड वाले जो करेक्टरिस्टिक्स तुमने पढ़े थे, वो इसमें लगा सकते हैं. 2-3 चीज़ें नई आती हैं इसमें, वो तुम्हें ध्यान देना है. एक आता है इसमें वेपर प्रेशर, अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी देयर वेपर प्रेशर्स आर रिलेटिवली हायर एंड दे आर वॉलेटाइल. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है. और एक लो हीट ऑफ फ्यूजन होता है इसमें. और एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, वो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं हैं भाई, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ना आयंस मिलने हैं ना इलेक्ट्रॉन्स मिलने हैं, तो इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं. और ज़्यादातर ये लोग इस तरह के जो सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करे जाते हैं. ठीक है, ड्राई आइस है एग्जाम्पल, नेफ्थलीन है, और भी एग्जाम्पल्स हैं. मैं 1-2 ही लेके चल रही हूँ क्योंकि इतना डिटेल है नहीं, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ. अब आयनिक सॉलिड्स में ध्यान देना, ये बिल्कुल आयनिक कंपाउंड से रिलेट करना कि इनके जो आयन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं इनमें, इसीलिए काफ़ी बने रहते हैं. और सॉलिड्स जो आप आयनिक कंपाउंड्स में आपने देखा था ना कि हार्ड सॉलिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. हार्ड सॉलिड है, ब्रिटल इन नेचर है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, एंड लिक्विड कंडीशन में अगर इनको कर दो या वाटर में डिजॉल्व कर दो तब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में अगर आप देखोगे तो ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. लेकिन आपको इस बात पे ध्यान दे के चलना है. हाई डेंसिटी होती है इनकी, वाटर सॉल्युबल होता है इनमें बहुत अच्छा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये लेस सॉल्युबल होते हैं. तो वही जो जितने हमने आयनिक कंपाउंड्स में स्टडी करा था वो बस यहाँ पे याद कर लीजिएगा. 2-3 पॉइंट यहाँ पे भी चेंज है कि इसमें हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है. तो सारी वही पुरानी बातें, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा. मेन इसमें है जो आपसे पूछे जाएंगे कि आप इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको स्टडी करना है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इन दैट पार्ट एंड वील स्टार्ट विद द आयनिक सॉलिड्स में. सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स को हम देखेंगे. आयनिक सॉलिड्स में हम अपना लेके चलते हैं. जो आपका सबसे पहले इसमें जो एग्जांपल है NaCl है. इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरी ईयर. अगर आप उठा के देखेंगे तो आपके पास ये जो सॉलिड्स पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इनको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं. तो आप NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा है. बुक में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है. हमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स याद करने, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स ही हमारे कोर्स में है. सबसे पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए कि NaCl में कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो ये CCP होते हैं, जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट भी कहते हैं कि ठीक है. और क्यूबिक क्लोज पैकिंग कुछ भी कह लो. CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर आप इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट भी कहते हैं.
ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 10 ईयर्स में कई बार पूछा गया है कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नाउ विल सी द अरेंजमेंट कि जो इसमें देखो NaCl है, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना कि एक Na+ आयन है और एक Cl- आयन्स है। ये दोनों आयन्स कहाँ पे कैसे फॉर्म होंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है और आपको पता होना चाहिए कि Na आयन्स कहाँ पे फिट होंगे और Cl आयन्स कहाँ पे फिट होंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द Cl आयन्स आर आयन्स फॉर्म्स अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आपकी आई है वो Cl आयन्स के वजह से आपकी आई है, ठीक है। और Na जो होता है वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। जो Na आयन्स हैं ऑक्यूपाइज द ऑक्टाहीड्रल वॉइड। अब तो मुझे लगता है ये वॉइड्स आपको क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने पीछे वीडियोस में आपको समझाया है कि ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स और क्या है, जो कि आपके लैटिस में प्रेजेंट इन द लैटिस। ये थोड़ा आपको ध्यान दे के चलना है, ठीक है। अब Cl आयन्स जो हैं वो थोड़ा सा और ध्यान देना है, सिर्फ इतना ही नहीं देना है। Cl आयन्स किस जगह, ये तो पता चल गया क्यूबिक सिस्टम पैकिंग यही बना है, तो Cl आयन्स होंगे किस जगह, ये आपके होंगे, आपको याद रखना है, कॉर्नर्स में, ठीक है। और आपको मालूम है Na आयन्स ये कहाँ होंगे भाई, वॉइड्स पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसका मतलब देखो ये FCC है, फेस सेंटर्ड है, तो यानी कुछ पार्टिकल्स इसके कॉर्नर में लगे होंगे, कुछ पार्टिकल्स के फेस में लगे होंगे। तो Cl आयन्स जो हैं वो कॉर्नर्स में लगे हुए हैं और Na+ आयन्स जो है वो आपके जो है वो आप FCCs में लगे हुए हैं, ठीक है। लेट्स फोकस वेयर दीज आयन्स अपन। जो Cl आयन्स होता है ना वो बेसिकली क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है, तो देखो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला सिनेरियो है। ये आपके कॉर्नर में भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में एंड द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, कॉर्नर में भी है एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ये भी ध्यान रखना। जो Na+ आयन्स है देखो वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में मौजूद है, तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स है ना ऊपर तो होंगे यानी बीचों बीच में होंगे। जैसे अगर कोई आपको वॉइड, आपको मैंने बताया था ना कि वो वॉइड जो होता है ये ऐसे बीच में बनता है ना, बीचों बीच में आता है। ये तो टेट्राहीड्रल ऑक्टाहीड्रल में रहेगा कि आपकी ये है, फिर ऐसी 3 ऊपर आपके लगे होंगे, तो उनके बीचों बीच में जो आएगा वॉइड वो है। तो यानी ये जो Na+ आयन्स जो है ये ऑक्टाहीड्रल अगर साइट आपका ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो दे आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर्स एंड द बॉडी सेंटर्ड, इसीलिए ये बॉडी सेंटर अरेंजमेंट Na आयन्स का हो जाता है। तो Na आयन्स जो हैं वो आपके बॉडी सेंटर में, थोड़ा याद रखने वाली बात है, बॉडी सेंटर्ड में और साथ में आपका एज सेंटर में, ठीक है, एस सेंटर में प्रेजेंट था। आप कंफ्यूज मत होइए कि अरे यार ये तो बोला यार FCC इनका अरेंजमेंट का FCC कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो Cl आयन्स हैं भाई वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में, तो वॉइड्स मतलब कहीं खाली जगह ही तो होगा, वॉइड्स कहाँ बनेगा, बीचों बीच में सेंट्रली यानी बॉडी सेंटर्ड पे तो दिखाएगा ही दिखाएगा ना। तो दिस वे यू कैन से द ओवरऑल जो इनका अरेंजमेंट होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग सिस्टम, ओके। अब थोड़ा इनका ना कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लो, पता नहीं बुक में दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर्स, क्योंकि आपको ये याद रखना है ना कि नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड फ्लोराइड आयन आपको देखना है, ठीक, प्रेजेंट पर यूनिट सेल, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देके चलना है हमें। अब देखो Cl आयन्स को देखो, Cl आयन्स को हमने क्या देखा था कि Cl आयन्स हमारे कॉर्नर में भी प्रेजेंट है, कॉर्नर के लिए हम हमेशा ये इस्तेमाल करते थे, प्लस वो फेस पे भी प्रेजेंट थे ना, फेस के लिए हम ये अरेंजमेंट यूज़ करते थे, याद होगा, कॉर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, तो 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6, तो ये आपका 1 + 3 यानी 4, ठीक है। और इसके केस में जैसे आप देखो नंबर्स का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैं तुम्हें बताऊंगी पूरा, लेकिन अभी पहले तुम अरेंजमेंट पर यूनिट सेल में ना वो देख लो आयन्स कितने हैं इसके। तो ये Cl का केस है। Na+ का अगर हम केस देखते हैं तो Na+ केस में देखो बहुत ज़्यादा उसका अरेंजमेंट था, इसको थोड़ा ध्यान दे के चलना, 1/4 इंटू 12 प्लस
1, ये 4 आपका आएगा। ये बताऊँ कैसे, अभी ध्यान से देखना, इसका जब मैं तुम्हें अरेंजमेंट दिखाऊंगी तब तुम्हें समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। अब ध्यान दो, ये मैंने 12 क्यों लिखा, ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, ठीक है। आप Na आयंस को देख रहे हो, Na आयंस के केस में आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके पास 12 एजेस हैं, ठीक है। 12 एजेस होने की वजह से आपने यहाँ 12 वैल्यूज़ की लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे +1 जो मैंने लिखा है, यानी वो बॉडी सेंटर में जो पर्टिकुलर एटम है, इसीलिए यहाँ मैंने 1 लिखा हुआ है। ये थोड़ा ध्यान देके चलना, 12 एजेस थी इसलिए 1/4 इसे करा मैंने। और यहाँ पे आपका ये बॉडी सेंटर के लिए बुक्स में इसके फॉर्मूलेस वगैरह दिए रखे होंगे, ठीक है। नहीं भी हो तो चलो मैं लिख देती हूँ, जो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। ये मेरा शॉर्टकट है, लेकिन आप थोड़ा आराम से, क्योंकि आपने पढ़ा रखा है इसीलिए मैं वॉज नॉट राइटिंग इट, बट यू कैन राइट डाउन दिस वॉज the atoms present at the corner into contribution plus contribution जो हाफ रहेगा into the atoms present at the face centers, ठीक है ना। वो अब तो इस तरह से 4 आएगा। इसमें भी आप लिख सकते हैं 1/4 आपका कंट्रीब्यूशन रहता है कि इतना एक एज पे इतने एटम्स 1/4 ही आप शेयर कर पाते हैं। 12 एजेस से है तो आप ये 12 एजेस को इंटू 12 आपने लिख दिया, प्लस एक क्योंकि ऑक्टाहीड्रल में मौजूद था आपका आयंस ना, तो ये वो बॉडी सेंटर को इंडिकेट करेगा, तो आपने +1 कर दिया। इस तरह से 4 आ जाएगा। तो इसका जो बेसिकली आयंस है ना, यूनिट सेल में, यूनिट सेल्स ऑफ NaCl has 4 sodium and 4 क्लोराइड आयंस, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये थी, और ये जितने भी आयंस होते हैं इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये हेल्ड टुगेदर होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आपके पास एक चीज़ आ जाती है, वो रिगार्डिंग होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का, उसको भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेट करता है कि कौन आयंस किससे अटैच्ड है। बेसिकली ये देखना कि एक सोडियम से एक सोडियम आयन होगा, वो करीबन, मैं ये रफ़ डायग्राम बना रही हूँ, आपका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। वन Na आयन जो है वो उसके सराउंडिंग में 6 Cl आयन्स होते हैं। ऐसे ही एक Cl आयन के भी अगर आप देखेंगे तो इसके सराउंडिंग में बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये थोड़ा समझना आसान है कि एक Na आयंस के चारों तरफ टोटल 6 Cl आयंस अटैच होते हैं। ऐसे एक Cl आयन जो होता है वो 6 Na आयन से सराउंडेड होता है, तो इसीलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाता है हर किसी का, इन लोग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6:6 होता है, क्योंकि वन सिंगल Na आयंस इज बीन सराउंडेड बाय 6 Cl आयंस, ऐसे 6 Cl आयंस इज सराउंडेड बाय 6 Na आयंस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इसमें हैं, आप उनको भी 1-2 याद कर लीजिएगा। जैसे आप इसमें अमोनियम क्लोराइड है, बहुत से ऐसे हेलाइड्स होते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम ब्रोमाइड है, उनका भी ऐसी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हेलाइड्स ऑफ सिल्वर हैं, है ना। तो मैंने 2-4 आपको बता दिए हैं, हेलाइड्स ऑफ सिल्वर, ये आपके अलग एग्जांपल्स होते हैं जो इसी तरह का, जिनका NaCl का स्ट्रक्चर, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि NaCl को तो आएगा ही 100%, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है नेम सम अदर कंपाउंड्स विच शोज अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज रॉक सॉल्ट, तो यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ एग्जांपल्स कैन कम ओवर हियर, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन योर कोर्स, इन योर बुक। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर, एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर दिखता है वो देख लीजिए आप। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। अब आपको समझ में आ रहा है क्या मैं कहना मांग रही थी, कि एक Na आयन 6 Cl आयन से कैसे ना कैसे करके अटैच्ड होगा, देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसी एक Cl आयन 6 Na आयन से, एक Na आयन 6 Cl आयन से अटैच्ड है, तो ये सब अरेंजमेंट है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको एग्जाम में ना याद करना है ना बनाना है, डोंट गो थ्रू इट, एंड जस्ट इट्स अ डायग्राम टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस इज हैपनिंग। और देखो ऑक्टाहीड्रल में कैसे अटैच्ड है ये, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है ना, दिस वे। नाउ लेट्स कम टू द कोवेलेंट सॉलिड्स जो हमारे कोर्स में है, जिनको हम और भी नाम देते हैं, लेट्स कॉल देम एज एटॉमिक
और नेटवर्क सॉलिड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायमंड का केस है, इसमें ग्रेफाइट भी है आपका एग्जांपल। हम स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स वगैरह पे है, इनका जो इम्पोर्टेंस है स्ट्रक्चर का, उसको हमें देख के चलना है। स्ट्रक्चर देखो डायमंड के केस में अगर हम बहुत ध्यान दें, 3 डायमेंशन इसका, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, जो नेटवर्क फॉर्म में होता है। और देखो डायमंड है या ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के आइसोटोप्स एलोट्रॉप्स होते हैं, सॉरी। तो ये याद रखना है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स ऑफ कार्बन एटम्स होता है एंड दे आर जॉइंट टुगेदर बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बॉन्ड कौन सा होगा। तो भैया जब ये कार्बन है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, सो दे आर कार्बन एटम्स एंड जॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये ध्यान दे के चलना है आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान ले लेना कि कार्बन की आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो कार्बन एटम जो आप यहाँ यूज़ करेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, कार्बन एटम जो है आपका, और अपने आप को लिंक करेगा। देखो इसका तुम्हें मालूम है कार्बन जो है टेट्राहीड्रली लिंक्ड होता है, तो टेट्राहीड्रली इट इज़ लिंक्ड एंड लिंक्ड tetrahedrally to 4 neighboring कार्बन एटम्स, ठीक है ना। इस तरह से है ना ये अपना 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको आपको ध्यान दे के चलना है, लेकिन मेनली इसमें हमें थोड़ी चीज़ें जो डायमंड के केसेस में लेके रहना है वो है कि यूनिट सेल में कैसा अरेंजमेंट है, क्या है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे अगर आप देखते हैं कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे एक कार्बन लगा दीजिए आप, यहाँ पे एक कार्बन लगा दीजिए, यहाँ पे एक कार्बन लगा दीजिए, यहाँ पे। तो बेसिकली ये ना टेट्राहीड्रली ये लोग आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अपने यूनिट सेल में भी ये इसी तरह से ही आपस में इनकी कनेक्टिविटी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टेट्रा यूनिट सेल में जो, तो एक सिंगल कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, 4 कार्बन एटम से। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली आपको है, वो है आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ हाउ मच, 4, क्योंकि 1 सिंगल एटम ऑफ कार्बन इज़ बीन अटैच टू 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। और ये सब इन लोग की कनेक्टिविटी किससे एक दूसरे से, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे जो यूनिट सेल्स भी होते हैं, जैसे एक यूनिट सेल है वो दूसरे यूनिट सेल से जब अटैच्ड होगा तो वो भी आपका जो है कोवेलेंट बॉन्ड से ही अटैच करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दे के चलनी है। थोड़ा सा बॉन्ड एंगल वगैरह में पढ़ लीजिए, तो ये भी याद कर लीजिए कि बॉन्ड एंगल्स भाई क्या रहने चाहिए, क्योंकि भी कार्बन की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा तो बॉन्ड एंगल है ना आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसा है। फिर कार्बन कार्बन का अगर ओवरलैपिंग देखी जाए तो वो भी देख ली जाए कि sp3 ही ओवरलैपिंग होगी इसमें, ठीक है, तभी ये लोग फॉर्म करेंगे, ठीक है। और सब देखो अगर यह ध्यान दो सिंगल बॉन्डेड है ना, तो सिग्मा बॉन्ड है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा इस पर हमें वो ध्यान नहीं देना है, लेकिन मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दे के चलना है। कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई दे आर इस डायमंड जो है प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसकी डेंसिटी जो है वो करीबन थोड़ी बहुत चीज़ें याद करने में कोई हर्ज नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म है और डेंसिटी इसकी है 3.51 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें इंसॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अस है ना, इंसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स है, ट्रांसपेरेंट होता है, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये छोटी मोटी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें याद करनी है। यूजेस में इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि यूजेस इज़ बी नॉट टास्क, स्ट्रक्चर मेन होता है। इसका मैं स्ट्रक्चर दिखा दूँ क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर है, आप बना सकते हो, that is important. So please go through the structure. I am showing you the structure. I think this is the structure which you can see. देखो एक सिंगल कार्बन एटम में 4 कार्बन एटम से, ये देखो 1 2 3 4 इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा, ये अटैच्ड है। ऐसे ही इस कार्बन को देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी शो करेंगे। सब कार्बन एटम देखो यहाँ से, देखो ये कनेक्ट, ये पीछे देखो पीछे से आ रहा है ना, तो ये कनेक्टिविटी आपकी शो करेगा, कहीं ना कहीं सब अपनी कनेक्टिविटी शो करेंगे। दिस वे यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड दैट इज़ बीन मेंशन टू यू। तो एवरीथिंग इज़ बीन देयर, देयर आर सर्टेन फ्यू पॉइंट्स ऑल्सो
दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच आई हैव रिटन। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बैड कंडक्टर हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए बैड कंडक्टर क्यों है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है क्योंकि देखो इसमें जो कार्बन्स हैं वो सारे के सारे कार्बन आइटम्स जो हैं वो उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब है ना आपके कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो कोई भी आपके पास ना फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते। देखो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं है, जब है ही नहीं तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेगा। इसीलिए डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी याद रख लेना। और भी एक दो पॉइंट्स होंगे बुक में, उस पर थोड़ा फोकस कर लेना, कभी कभी रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो ये भी कोवेलेंट सॉलिड्स में एक एग्जाम्पल है। एंड नाउ we'll go through the graphite part. The next topic is graphite. Now let's do the graphite one. और ग्रेफाइट पे अगर हम बहुत ध्यान देते हैं तो ग्रेफाइट को भी देखो ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है। तो आपको एलोट्रॉप्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना, कार्बन्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ग्रेफाइट में भी जो कार्बन एटम है भाई ये भी कार्बन का ही है, तो इसमें भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट। सो द कार्बन एटम्स इन दिस इज ऑल्सो बॉन्डेड टुगेदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू द 3 कार्बन एटम्स, नाउ लेट्स सी व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ग्रेफाइट्स में each carbon atom is covalently bonded to 3 other carbon atom by कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जो 4th वैलेंसी होती है इसकी वो फ्री होती है। देखो तुम्हें ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 3 ही कार्बन आइटम और 4th फ्री है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये हमें वहाँ पता चलेगा। ये इसी वजह से जो 4th इसका वैलेंसी है वो कौन सी है, वो फ्री है। 3 तो भैया ऑक्यूपाइड हो गए बॉन्ड बनाने में, और जो 4th थी वो फ्री होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट होगी। ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है, ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। जैसे उधर तो आपने डायमंड में देखा था वो टेट्राहीड्रली अरेंज थे, लेकिन यहाँ पे ये हेक्सागोनल्स बनाते हैं। सो ग्रेफाइट इज द लैटिस ऑफ ग्रेफाइट हैज़ hexagonal rings which are arranged in layers। ठीक है, इसलिए ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है लेयर्स में, इसीलिए ग्रेफाइट पता है क्या ना, इजीली जैसे तुम गिराते हो पेंसिल है, पेंसिल में जो आप लोग लीड बोलते हो उसमें जो ब्लैक कलर का आपका वो ग्रेफाइट ही है। तो अभी तो देखा वो गिर के टूट जाता है बहुत ईजिली। तो वो अरेंज होते हैं लेयर्स में, और इसीलिए ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर। सो ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो आपको याद करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ना जो कार्बन आइटम, क्योंकि भाई ये कार्बन आइटम का बना हुआ है, तो कार्बन आइटम में हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, वहाँ पे sp2 थी या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और वही वाली बात है कि ये कोवेलेंटली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, और ये जो लाई करते हैं आपका सिंगल प्लेन में और आपस में स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं मारना है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड्स हमें इस पर फोकस करना है। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा, तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो, मैंने बुक रखी हुई थी ताकि मैं तुम लोग को स्ट्रक्चर दिखा सकूं। इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये आपको देखेंगे हेक्सागोनल फॉर्म इसका बना हुआ है, रिंग्स हैं, प्लेनर हैं ये सब, इसे प्लेनर ही बोलेंगे। ठीक है, और ये हेक्सागोनल रिंग्स बना रहे हैं, ये बेसिकली कार्बन बॉन्ड्स आपस में रिंग्स में बनाए हुए हैं आपका। ठीक है, और अगर आप इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में देखोगे तो इनकी ये लेंथ इतनी है, अगर पिकोमीटर में देखोगे 142 पिकोमीटर हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल रिंग्स एक दूसरे पे एक शीट फॉर्म में लगी, एक शीट रखी, 2 शीट रखी, लेयर्स में लगी हुई है। ठीक है, और ये शीट आपस में जो जुड़ी होती है ना, भाई जुड़ी होंगी ना, एक शीट लगी हुई उसके ऊपर एक और शीट है, फिर एक और शीट है, फिर एक और, ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं तुम्हें ये बेसिकली वीक बॉन्ड्स होते हैं और वंडर वॉल फोर्सेस से ये शीटें जुड़ी होती हैं। ठीक है,
तो ये थोड़ा ध्यान देना कि दे आर बेसिकली इनके बीच में देखो, इनमें देखो हर इसमें एक बीच में सेपरेशन है। तुम ये डिस्टेंस देख रहे हो ना, एक शीट से दूसरी शीट के बीच में जो ये ऊपर की शीट रखी है, नीचे की शीट है, तो इन दोनों शीटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो करीबन 3.4 आर्मस्ट्रॉम या 340 पिकोमीटर इसमें डिस्टेंस होता है, जिसके इनके बीच में एक शीट ऊपर, ये एक शीट लगी हुई है, उसके नीचे एक और शीट है, तो इसकी दूरी देखिए इन दोनों के बीच में थी। ऐसी इस शीट और इस शीट के बीच में, इन शीटों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, यही आएगा 3.4 आर्मस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये है, तो ये आपस में जुड़े कैसे हैं, किस वजह से, ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से दीज शीट्स आर देयर। इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है, अगर आप पेंसिल की निप छूते हैं तो वो सॉफ्ट होता है। लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आती हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक श्योर विद दिस पॉइंट कि बाय ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड एक्ट्स एज अ और शोज लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ और इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, कुछ भी बोल दिया जाए। तो आपको यही आंसर बताना है कि जो ग्रेफाइट्स हैं उनकी जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, जो प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ दिस थिंग, हाउ मच डिस्टेंस, 3.4 आर्मस्ट्रॉम। ठीक है, और ये जो शीट्स होती हैं, एक शीट दूसरी शीट से जुड़ी होती हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो ये जो शीट्स होती हैं ये ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग तो होती नहीं है भाई, जो फोर्सेस हैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, इसीलिए क्या हो जाता है, ग्रेफाइट टूट भी जाता है और ग्रेफाइट जैसे आपका सॉफ्ट भी रहता है। ग्रेफाइट की लो डेंसिटी भी होती है। ठीक है, क्यों लो डेंसिटी, उसका भी यही आंसर है कि इनके बीच में जो सेपरेशन है ना, एक शीट के नीचे और दूसरी शीट के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है हर लेयर्स के बीच में, ये भी ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इनकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। क्लियर हो गई मेरी बातें? तो दीज आर द थिंग्स, वाई दे आर सॉफ्ट, वाई दे आर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, वाई दे आर यू कैन से एज अ शाइनिंग पार्ट, मेटालिक लस्ट्रेट, सबका यही आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया कि क्यों इनका ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि आपने देखा था कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करी, लेकिन एक वैलेंसी में जो एक हुआ है वो आपका कम्प्लीटली फ्री है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो पाती है। और इसको अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन एटम जो यहाँ पर है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जा रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया, मैंने बताया था ना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ग्रेफाइट के कार्बन एटम्स आते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि इसमें जो बेसिकली आपका 1s जो है आपका s ऑर्बिटल एक पास पाया जा रहा है, और p जो है 2p ऑर्बिटल्स और इन्वॉल्व है। बेसिकली तो 2s और 2p 2 होता है इसमें। तो आपको ये ध्यान देना है कि ओनली 1 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर बीन देयर इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन जो थर्ड, क्योंकि आपको याद रखो p में 3 होते हैं, जो तीसरा वाला 3p है वो आपका अनपेयर्ड है, वो फ्री है, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री हैं, वो हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास है। अगर तुम जनरली बता दोगे ना कि इसमें 3 जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें और एक जो है वो फ्री है, तो उसमें इतने नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बताओगे कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2s और 2p में 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करें, लेकिन 2p का जो एक ऑर्बिटल है, थर्ड ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। ठीक है, इसीलिए ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई थिंक दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नाउ द लास्ट टॉपिक, मैंने आपको 2 सॉलिड्स बताए थे, आयनिक सॉलिड्स और आयनिक क्रिस्टल्स, और दूसरा था आपका कोवेलेंट क्रिस्टल्स और एटॉमिक क्रिस्टल्स और नेटवर्क सॉलिड्स और क्रिस्टल्स, कुछ भी बोल लो। एक और हमारे कोर्स में रह जाता है, वो है आपका मेटालिक सॉलिड्स या मेटालिक क्रिस्टल्स को करते हैं, जो कॉपर क्रिस्टल आपके कोर्स में, उसको भी देख लीजिए। नाउ द लास्ट वन इज़ योर मेटालिक क्रिस्टल, जिसको बेसिकली हम मेटालिक सॉलिड्स में पढ़ेंगे, और इसमें हमारे पास कॉपर का मेटल है, उसका हमें स्ट्रक्चर हमें देखना है। तो जो कॉपर का आपका मेटल है उसका भी आपको ध्यान देना है कि FCC स्ट्रक्चर बनाता है, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि मेटल जो इसमें ऑक्यूपाई करते हैं कॉर्नर्स में भी, क्योंकि सिर्फ कॉपर ही का बना हुआ है, तो कॉपर जो है वो आपके कॉर्नर्स में भी हैं, FCC है तो फेस में भी मौजूद है, और आपका वो कॉर्नर्स में भी है। तो जो मेटल्स, कॉपर के जो मेटल्स आयंस होंगे, जो कॉपर मेटल आयंस मतलब कॉपर आयंस होंगे, वो इट विल बी प्रेजेंट इन कॉर्नर्स ऑल्सो एज वेल एज द फेस सेंटर्ड ऑल्सो। ठीक है, फेस सेंटर्ड ऑफ द क्यूब
सब में मौजूद, क्योंकि क्या स्ट्रक्चर क्या है इसका, आपका FCC है, इसीलिए ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ईच मेटल जो है वो आपका सराउंडेड होता है बाय 12 अदर सिमिलर आयन से, ठीक है। तो एक ईच मेटल आयन जो है वो आपका सराउंडेड होगा, सराउंडेड बाय 12 अदर सिमिलर metal ions, ठीक है। सो ईच मेटल आयन इज सराउंडेड बाय 12 अदर सिमिलर मेटल आयन। तो ये इससे मतलब क्या हुआ, यानी एक जो मेटल कॉपर का होगा आपका, ठीक, वो आपके करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉपर आयन से अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो ये आप सब बना लीजिएगा, मैं गोल 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 बना रही हूँ, 12 होनी चाहिए। ये तो एक जनरल मैंने समझाने के लिए बना दिया है कि 12 हैं कि नहीं है, बट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। तो 12 से एक सिंगल मेटल आयन जो है 12 अदर मेटल आयन से, जो उसी के ही एटम्स मेटल आयन्स हैं, उनसे वो अटैच है। तो इसका मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इट। नाउ फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, सी सो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। एक मेटल आयन 12 करीबन डिफरेंट मेटल आयन से अटैच्ड है, तो ये आपको ध्यान दे के चलना है, लेकिन ये डायग्राम आपको याद नहीं करना है, समझना है। तो वी हैव कवर अप ऑल द स्ट्रक्चर्स पार्ट्स ऑफ डिफरेंट यू कैन से सॉलिड्स एंड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी, क्योंकि रीजनिंग प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं इसमें पूछने के लिए। तो यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक, राइट।